शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण में जो SC ST OBC आता है उसको पढ़ाने लिखाने का जो काम किया वो सबसे पहले भारत की शिक्षिका इनकी पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने किया। और उन्होंने शिक्षा के लिए उन्होंने काम भी किया और शिक्षा के लिए जागरूक भी किया और घर घर जाकर जिस वर्ण व्यवस्था में हमको रखा गया उस वर्ण व्यवस्था में जिन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया वो पढ़ने का अधिकार उन्होंने दिया। और वो हमारे पुरखे हैं, हमें गर्व है कि हम ऐसे महापुरुषों के पुरखे हैं जिन्होंने इस देश में शिक्षा के बगैर जो हर चीज का निवारण था, आज चाहे हमारे वकील साहब बैठे हो, चाहे हमारे चेयरमैन साहब बैठे हो, चाहे हमारे भैया नेत्रपाल भैया बैठे हो, चाहे और भी लोग बैठे हुए हैं, ये सब शिक्षा की देन है। कहने का मतलब है कि आज हम जो भी कुछ बैठे हैं वो हमारे पुरखों की देन है, हमारे इसीलिए हमारे पुरखों की नसीहत हमारी वसीयत है। अगर आपको ये भी हमको देखना पड़ेगा कि अगर हम अपने पुरखों के रास्तों से हट गए, अगर हम अपने पुरखों की नसीहत से हट गए तो इस देश में फिर वही व्यवस्था आएगी जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बचा पाएंगे। ये आपके ऊपर एहसान है आपके पुरखों का। और उन्होंने शिक्षा को लेकर, जिस समय शिक्षा का अधिकार भी नहीं था और उस समय भी वर्ण व्यवस्था जैसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अधिकार था, शूद्र को नहीं था, जिस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमारी जातियां भी आती हैं, मौर्य शाह कुशवा सैनी काम्बोज भुजबल जैसी जो बहुत सारी जातियों में हम पूरे भारत के अंदर मिलते हैं, ये जातियां भी उसी वर्ण में आते हैं। और उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया और यह भी कहा कि शिक्षा बिन मत गई, शिक्षा बिन मत गई, मत बिन गत गई, गत बिन धन गया, धन बिन हुए हम नीच और शूद्र। उन्होंने बताया कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं होगी तो आपकी बुद्धि मत खराब हो जाएगी और बुद्धि नहीं होगी। शिक्षा बिन मत गई, मत बिन गत गई, गत का मतलब जो व्यवहार होगा पैसे से आप कमजोर हो जाएंगे। शिक्षा बिन मत गई, मत बिन गत गई, गत बिन धन गया, जब आपकी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो धन भी आपके पास नहीं रह जाएगा और फिर शूद्र हो जाएंगे। मगर आज आपके महापुरुषों का जो सपना था, जो समता मूलक समाज की स्थापना करने का सपना था, वो आज कुछ ऐसे भी तत्व हैं और ऐसे लोग भी हैं जो आपके पुरखों को जो सपने को मिटाने का काम कर रहे हैं। और 1827 में महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्हें हम राष्ट्रपिता मानता हूं, जिन्होंने हमें उन कुरीतियों से बचाकर आज इस स्टेज पर पहुंचाया, जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई उनकी पत्नी थी, जिनकी वजह से आज हम पढ़ लिख कर खड़े हुए हैं और ऐसे पुरखों के हम बच्चे हैं। उन्होंने 1827 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और उस सत्य शोधक समाज की स्थापना की जिससे समानता की भावना पैदा हो और हम में समता मूलक समाज की स्थापना हो। मगर ऐसे लोगों ने उनके ही विपक्ष में बहुत सारे ऐसे कार्य किए। और एक बार की कहानी है कि वही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जब पढ़कर लिखकर एक ब्राह्मण समाज के भाई के साथ में दोस्ती के, जैसे हमारी दोस्ती हो, कोई ब्राह्मण का हमारा दोस्त हो, तो हम उसके साथ शादी में जा रहे थे। ये कहानी कोई कहानी नहीं, ये रियल घटना है और ये बहुत समय पुरानी नहीं है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा 1827 में जब सत्यशोधक समाज जब वो पढ़ लिख रहे थे, सत्यशोधक समाज की स्थापना उससे कुछ समय पहले की बात है, जब वो एक ब्राह्मण के साथ में अपने दोस्त के साथ में शादी में जा रहे थे, तो जब वो रास्ते में जा रहे तो बहुत पढ़े लिखे थे, बागवानी का काम था, मगर अच्छे परिवार से थे, गांव में अच्छा उनकी पकड़ थी। तो जब वो दोस्तों के यहां जा रहे थे, तब शादी में जा रहे थे, लोगों ने देखा भाई कौन है ये, तो उन्होंने पूछा ये भाई शूद्र कौन आ गया यहाँ। तो ब्राह्मणों ने उनकी बेइज्जती की, वहां कि आप शूद्र है, ये शूद्रों को आना मना है। उन्होंने कहा भाई मैं शूद्र नहीं हूं, मेरा दोस्त है ये और मैं पढ़ा लिखा हूं। उन्होंने भी जाकर जो उनके दोस्त है उन्होंने कहा कि ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा लिखा है, आप इसको ऐसे मत कहिए। बोले नहीं, ये शूद्र है और शूद्रों को हम ऊंची जातियों के बीच में बैठना ये अच्छा नहीं है, हमारी शादी में नहीं आ सकता। वहां पर अपमान करके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को वहां से निकाल दिया गया। उस दिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को एहसास हुआ कि मेरा इस तरह से अपमान किया, मैं पढ़ा लिखा हूं, अगर मेरा अपमान किया तो जो अन्य जो जातियां हैं, जो बड़ व्यवस्था में शूद्रों में आती हैं, जिन्हें यहां इस समय संवैधानिक पहचान बाबा साहब अंबेडकर ने SC ST OBC को का नाम दिया, आज इन जातियों के अंतर्गत क्या होता है, तो क्या होगा, उन लोगों का क्या होता होगा। फिर उन्होंने उस पर काम किया और उन्होंने जब उन्होंने ये बात अपने घर पे जाकर इसके खिलाफ आवाज उठाई और जो उनकी पत्नी थी उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और फिर जाकर उन्होंने फैसला लिया और स्कूलों की स्थापना की जिससे सबको समान शिक्षा मिल सके।
और शिक्षा का जो अभी मैंने आपको बताया था, शिक्षा बिन मत गई, मत बिन गत गई, गत बिन धन गया, धन बिन हुए हम नीच और शूद्र, इसको लोगों को बताया कि शिक्षा बहुत जरूरी है। और जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक डॉक्टर, इंजीनियर और आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते, आपकी मानसिक वृद्धि नहीं हो सकती, बुद्धिजीवी लोगों का निर्माण नहीं हो सकता। किसान का कोड़ा, गुलामगिरी जैसे उन्होंने और भी सारे ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिससे हमारे समाज में बड़े स्तर पर उनका आंदोलन चला। वो सामाजिक आंदोलन के सबसे बड़े योद्धा हैं। आज संवैधानिक तौर पे संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर ने उनको गुरु माना, जिनका आज संविधान से पूरी देश की व्यवस्था चलती है, उनने भी अपना गुरु माना। और उन्होंने एक जगह कहा, एक अपने वॉल्यूम में लिखते हुए, कि अगर बाबा साहब ने कहा कि अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले नहीं होते तो मैं नहीं होता, और मैं नहीं होता तो आज ये संविधान भी नहीं होता, और संविधान नहीं होता जिसके फंडामेंटल राइट्स में, जिसके मौलिक अधिकारों के बीच में SC ST OBC समाज को जो अधिकार मिला हुआ है, वो अधिकार नहीं मिला होता। और आज उसी संविधान में जो संविधान में लिख दिया गया है कि इस सरकार की, जो सरकार में शासक व्यवस्था जब से बनी, ये सरकारें बनी कि अगर जो भी सरकार इसमें रहेगी उसके नीति निर्देशक तत्वों में लिख दिया गया, जो सरकार अगर नहीं मानती है तो वो संविधान विरोधी होगी, उसको भी हमारे वो SC ST समाज के लोगों को अधिकार मिलने का रहा, जिसमें हमारे अधिकार लिखे गए। आज उसी शिक्षा को, जो इस बहुत बड़ा जो वर्ग है SC ST OBC का, और वहां स्कूल उन्होंने, उसमें ऐसा नहीं था कि जर्नल नहीं पढ़ते थे, मगर जर्नलों के बच्चे हमारे यहां नहीं भेजे जाते थे। उसके बाद जब इसको एजुकेशन का स्तर बढ़ा, तब उन्होंने अपने भी बच्चे वहां भेजे, मगर वहां हमारे पुरखों ने भेदभाव नहीं किया, उनके पुरखों ने वहां भी हमसे भेदभाव किया। मगर ऐसे हमारे पुरखे थे जिन्होंने समाज में समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए सभी समान रहे, मानव जाति का निर्माण और मानव जाति की पहचान की एक नई ज्योति जलाई। इसलिए सामाजिक क्रांति ज्योति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इन्हें कहते हैं, और ये सच में हमारे जीवन के राष्ट्रपिता हैं। और हमें बढ़ चढ़कर ये बात भी जरूरी है, क्योंकि हम गांव में एक बात को सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पिताजी कहते थे, और हमारे दादा जब थे तो हमारे चाचा ताऊ जब बात करते थे, कहते थे यार बच्चे हैं, बच्चे लोगों को, बच्चे परिवार अपने पिता की बिगाड़ दें या संभाल दें। वो कहते थे कि भाई देखो, दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो होता है कपूत, है तो एक होता है सपूत। अब कपूत कौन सा होता है? अब कहते थे भाई अगर पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय, अगर पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय। इस तरह से हमारी दादी कहती थी कि अगर बेटा कपूत है तो आप कितना भी धन को इकट्ठा कर लीजिए, वो आपकी बेच के चला जाएगा। और अगर बेटा सपूत है तो आप झोपड़ी में भी अपने बच्चे को अपने पुरखों के बारे में बताकर तैयार कर देंगे, और अगर वो समझदार है तो आप बिल्कुल जमीन से निकलकर इस झोपड़ी में रहकर भी आपका नाम ऊंचा करेगा। तो आज हमारे ऊपर हमारे महापुरुषों का कर्ज है, जिसको निभाने की हमें जरूरत है। ये समझ लीजिए, ये आपकी मेहनत नहीं है, आपको गर्व है कि भैया मैंने मेहनत से कमाया है, मैंने बहुत मेहनत की है। ये आपने कुछ नहीं किया, ये आपके पुरखों की देन है, जिसकी वजह से आप ये कोट बाट पहन के बैठे हो। आज बहुत कम संख्या में, मगर लोगों को शर्म लगती है अपने लोगों को लाने में लिए, अब लोगों को बताने के लिए, लोगों को आने में समय नहीं मिलता, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो समझ लीजिए ये कर्ज है पुरखों का, जो आपके पुरखे चाहते थे। अगर पुरखों की नसीहत आप याद करेंगे तभी, और पुरखों की नसीहत ही आपकी बसीयत है, तभी आप अपने को बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा सकते। तो अभी मैं बता दूं, जैसे शिक्षा का जो सबसे बड़ा योगदान, जो सभी हर चीज की मास्टर चाबी है शिक्षा, जो शिक्षा हर चीज की मास्टर चाबी है, उस शिक्षा को बर्बाद करने का अभी मैंने बैठे बैठे एक आंकड़ा निकाला था कि इस उत्तराखंड का आंकड़ा बता रहा हूं, 12,816 स्कूल इस उत्तराखंड के अंदर है, प्राथमिक विद्यालय। और इस प्राथमिक विद्यालय में 197 स्कूल अल्मोड़ा के, बागेश्वर के 53, चमोली के 133, हरिद्वार के 24, देहरादून के 124, पिथौरागढ़ के 224, टोटल लगा के 3575 स्कूल बंद कर चुके हैं ये लोग, और 1671 स्कूलों में ताला डालने वाले हैं। मतलब जो आपके पुरखों ने ये इस पूरे वर्ग को, जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र के नाम से, और आजकल एक मूवमेंट, सामाजिक कल्पना का मूवमेंट, हम मूल निवासी मूवमेंट बना रहे हैं, जो SC ST OBC जो मूवमेंट है, मूल निवासी परिकल्पना, उसके तहत ये पूरे जो शूद्र वर्ण आता है,
इसको इसको ना पढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था है, क्योंकि ये जो वर्ग है शिक्षा से वंचित रह जाए। तो इसमें इन्होंने अभी एक नई चीज है यूडाइस, कई सारे हमारे साथी यूडाइस चलाते हैं, ये हमारे समाज की मीटिंग है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी एक यूडाइस गवर्नमेंट का पोर्टल चल रहा है, और गवर्नमेंट के पोर्टल में जब हम लोग उनकी एंट्री करते हैं तो वहां पर SC ST OBC आता है, और अभी अपार नंबर दिए जा रहे हैं सर, और उसमें क्या है पूरी डिटेल निकल जाती है। अगर आप उस अपार नंबर को डालेंगे पूरे डाटा पूरे गवर्नमेंट के पास आ जाएगा कि ये SC का है, ST का है, OBC का है। जिस प्रकार सिविल को हम निकालते हैं और सिविल निकाल के बता देते हैं कि आपके नाम पर इतने लोन थे, इतने लोन थे, इतने लोन थे, तो आज भी सरकार बैठे बैठे ये देख ले रही है कि आप SC के हैं, ST के हैं, OBC के। आज आप देखिए बड़ी संख्या में SC ST OBC 90% है, मगर उसको आज भी सामाजिक और राजनीतिक अधिकार नहीं है। और सामाजिक अधिकार उत्तराखंड का मैं एग्जाम्पल बता दूं तो 50% मिनिमम क्या कहता है OBC है, और जिसमें हमारा ये बेल्ट देखिए जसपुर काशीपुर, जब अभी हम चुनाव में सैनी सर के घूमे तो मुझे पता भी नहीं था कि, मुझे ये तो पता था कि स्वार में, क्योंकि मैं पहले से महानदल का जिला अध्यक्ष रहा तो जातिगत हमने काम किया, तो हमने स्वार में देखा बड़ी संख्या में मौर्य शाह कुशवा सैनी है, मगर मुझे ये भी पता नहीं था कि गांव की गांव इधर बाजपुर जसपुर, हमारे सर भी हमारे साथ घूमे, पूरे पूरे गांव, वहां दो दो वोट भी किसी जाति के नहीं थे, वहां पूरे पूरे गांव सैनी मौर्य शाह कुशवा सैनियों के थे। तो 90% के बावजूद भी अगर 70 विधानसभा तो 75, अगर 35-35 सीटें क्या हमारी नहीं होनी चाहिए राजनीतिक अधिकार में? क्या हमारे पास 35 सीटें हैं? क्या हमें राजनीतिक अधिकार है? नहीं है। क्या हमें सामाजिक अधिकार है? आज आपके रिजर्वेशन जैसी चीज जो आपके पुरखों ने लिख के डाल दिया आज संविधान में, आज उसको भी क्षेत्रीय घोषणा करके हमको ऐसे करके फंदा डाल के डाल दिया जा रहा है। क्यों? ये सब शिक्षा का अभाव है। अगर हम शिक्षित नहीं हुए, क्योंकि हमको साक्षर बनाने की एक प्लानिंग चल रही है, शिक्षित बनाने का कोई प्लानिंग नहीं है। आपको चाहते हैं कि मानसिक तौर से आपको गुलाम बना दिया जाए, और जिस दिन आप मानसिक तौर से गुलाम बन जाएंगे, सोचने समझने की आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन हम फिर उसी स्टेट पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने पुरखों के फुले अंबेडकरी विचारधारा को, जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो आपके पुरखों ने चलाया, उसको आप भूल चुके हो। इसीलिए कहा कि अपने पुरखों की नसीहत ही आपकी नसीहत ही आपकी वसीयत है। आप भूल चुके हो जो शिक्षा का दरवाजा सावित्रीबाई फुले ने खोला था, आज उस शिक्षा के दरवाजे को आप भूल चुके हो। और जिन लोगों ने शिक्षा के दरवाजे पर तेजी से काम किया और समाज को जगाने का काम किया, वो समाज आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है साथियों। और ये कोई ये नहीं, अब राजनीतिक लड़ाई भी हमारे पुरखों ने लड़ी। अरे हमारे पुरखों ने देखो, इधर जब मानवर काशीराम, जब आज SC ST की बहुत तेजी से बात आती है, तो इधर मानवर काशीराम लड़ रहे थे, उधर सबसे पहले इस बहुजनों की मूल निवासियों की आवाज बाबू जगदेव प्रसाद उठा रहे थे। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लड़ाई में हमारे पुरखों ने लड़ाइयां नहीं लड़ी, तो सबसे पहले उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इस परिकल्पना को बाबू जगदेव ने दिया था, और सबसे पहले 90 का नारा दिया था। मानवर साहब ने 85 का नारा दिया था, मगर उन्होंने, हमारे पुरखे ने सबसे पहले 90 का नारा दिया था। ये पता होगा आपको। 90 में बोला था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उन्हीं बाबू जगदेव प्रसाद हमारे पुरखे को इन ब्राह्मणवादी सरकारों ने पैर कुचल के मार दिया गया। इसी प्रकार के जब सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसकी आर्य समाज किसकी थी, उसकी स्थापना की गई थी। इसको पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज उधर भी राजनीतिक तौर से हमारे पुरखों ने लगातार लड़ाई लड़ी और चेतना दी, मगर आज भी हमारे समाज को वो चीजें नहीं मिल पा रही। हमारे युवा भ्रमित हो रहे हैं, हमारे युवा जानते ही नहीं कि हमारे पुरखे कौन है। क्यों? क्योंकि ये, जब मैं बरेली कॉलेज बरेली में पढ़ता था, मैं BSc कर रहा था, तो मैं मौर्य छात्रावास बरेली में जाता था। वहां से मुझे राष्ट्रपिता ज्योतिराव बुद्धा की विचारधारा मिली, मगर जब मैं उत्तराखंड में आया, मुझे यहाँ किसी के यहाँ ऐसा नहीं मिला कि जो अपने पुरखों की विचारधारा को बता सके या उनके पोस्टर फोटो जा सके, क्योंकि वो भूल चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि आज आपके पुरखों को कोई दूसरा मान रहा है। आपने अपनी रजिस्ट्री, जो क्या कहते हैं कि जैसे मेरे माता पिता है, अब मेरे माता पिता को जब मैं अपनी देखभाल करूंगा, खाना पीना खिलाऊंगा, तभी तो मेरे माता पिता मेरे रजिस्ट्री नाम करेंगे। अगर कोई दूसरा उनकी देखभाल कर रहा है तो भैया जमीन जायदाद तो उसी को ही देंगे। तो इसी तरह से हमारे पुरखों की छिन रही है। आज मुझे लगता है कि, मुझे उम्मीद है इस संगठन के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पुरखों की, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब के जो
गुरु रहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उनकी विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा निवारण है, ये हमारे लिए मास्टर चाबी है। तभी हमारे युवाओं में, हमारे लोगों में सुधार आ सकता है, तभी हम इन परेशानियों से निकल सकते हैं। दूसरा, हमारे युवा जो भ्रमित है, और आज ये देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में मौर्य शाह कुशवा सैनी जो जातियां हैं एक साथ इकट्ठे होकर तो बड़ी संख्या में मिलती हैं, मगर युवाओं की भागीदारी बहुत कम मिलती है। मैंने देखा कि बहुत लौट फेर के मैं जब क्षेत्रों में घूमा तो मुझे 2-4 लीडर मिले, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे वो बीजेपी में हो। एक बार तो मेरे भैया ही बैठे हुए हैं, नेत्रपाल भैया, बड़े मेरे भाई हैं, क्योंकि मैंने देखा तो यहां तो मैंने इन्हीं का नाम सुना। मैंने देखा कि यार उत्तर प्रदेश में भी और जगह की लीडरशिप में हमारे लोगों की संख्या क्यों कम है, यहां ऐसा क्यों है? क्योंकि युवाओं को शिक्षा के रास्ते से हटा दिया गया है, उनकी मानसिक तौर से गुलाम बना दिया गया है। वो चाहते हैं कि इस जाति की संख्या सबसे ज्यादा है, इन जातियों के जो युवा, जो नई पीढ़ी है, ये लीडरशिप ना करे, क्योंकि लीडरशिप ऐसी मास्टर चाबी होती है जहां से नौकरी, चाकरी, हक, हिस्सा, अधिकार और हर चीज निकलती है। और इसीलिए जातिगत संगठन, राजनीतिक संगठन बनाकर और उत्तर प्रदेश और बहुत ज्यादा प्रदेशों में लोग प्रचार भी करते हैं। देखो भैया, मौर्यों की पार्टी है, वहां यादवों की पार्टी है, और जाटवों की पार्टी है, प्रजापतियों की पार्टी हो गई, कश्यपों की पार्टी हो गई, या कंगावारों की पार्टी हो गई। ये सारी जातियों की पार्टियां तो बनवा दी ब्राह्मणों ने, जातियों की, मगर संख्या इनकी 90%, ब्राह्मण मुश्किल से 3.5%। पार्टियां जातियों की बनवा दी, जातियों में तोड़ दिया, इसने बड़े बड़े को लड़ते रहे आपस में, मगर राजनीतिक समझ नहीं दी। वो क्यों? क्योंकि वहां बुद्धिजीवी लोगों का निर्माण नहीं हुआ। इस तरह से उन्होंने युवाओं को लीडरशिप नहीं आने दी, क्योंकि जब युवा लीडरशिप में नहीं आएंगे तो अपना अधिकार नहीं जानेंगे, और जब अधिकार नहीं जानेंगे तो मांगेंगे क्या? इसलिए मानसिक तौर से गुलाम बनाया गया। हमें राजनीतिक और सामाजिक चेतना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे समाज के युवा और हमारे समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के जो हमारे गाइडनर बैठे हुए हैं, ये भी चाहे कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दें और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दें, जिससे अपने पुरखों की नसीहत जो हमारे पुरखों ने किया हम भी स्थापित कर सके। और इस उत्तराखंड में मैंने देख रहा हूं कि आज भी देखिए बहुत सारे, अभी बता रहे थे भैया, पटेल के नाम के पार्क बन गया, उनके नाम से रोड बन गया, फुले साहब के नाम से रोड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपकी जो पीढ़ी है वो सोई हुई है, और उनके जो आपके पीढ़ी के जो हमारे पुरखों के जो बच्चे हैं वो कपूत निकल चुके हैं। अभी जो थोड़े बहुत सपूत हैं, ब्लड को देखो उगल जाए तो अच्छी बात है। माफी चाहता हूं, गलत शब्द हैं थोड़े से, मगर मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आप जो भी समझे, तो एक शेर के माध्यम से कहूंगा, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री का राशन कब तक फ्री का तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा है मूल्यवासी? तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा है मूल्यवासी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। तो आज जो तुम्हारे पुरखों ने जो आवाज उठाई शिक्षा की, उस शिक्षा को खत्म करने की, इस ब्राह्मणवादी सोच की यह है। अभी आपने को मैंने बताया कि मैं राजनीतिक दल में करता हूं, कि उसका मैं एक एक्सपीरियंस देता हूं। मैं अभी केदारनाथ में ही गया, और केदारनाथ में गया तो वहां ओबीसी की जातियां नहीं मिलती है, वहां एससी एसटी जातियां ज्यादातर मिलती हैं। और आज भी एससी एसटी जातियों में वहां किसी की ये हिम्मत नहीं, वहां मुझे लीडर ही दिखाई नहीं दिए एससी एसटी के। क्यों? वहां की वो झोपड़ियां हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में भी आपको उस तरह की झोपड़ियां नहीं मिलेंगी, उस तरह का जीवन नहीं मिलेगा। और 80% वहां पर जो बड़ी संख्या में महिला वोटर है, वहां युवा वो वोटर नहीं है। कारण उनको इसमें देकर उनको बनाया जा रहा है, उनको शराब पिलवाई जा रही है, उनको मानसिक तौर से गुलाम बना दिया जा रहा है। वो शिक्षा नहीं जानते, वो कहते हैं कि ये पढ़ाई से अब क्या मिलने वाला, आप कुछ कमा लीजिए। उनकी मानसिक तौर से ऐसे बना दिया गया है कि आज जो सतत भारत की बात करते हैं, आज जो शिक्षा की बात करते हैं, वो शिक्षा को बिल्कुल खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो आपके पुरखे ने चलाया, जिसके नाम से पूरे भारत के अंदर क्या पूरे विश्व में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के नाम से जाना जाता है। ऐसे पुरखे को मैं नमन करता हूं। और
हम चाहते हैं कि आप लोग भी और इस संगठन के द्वारा इस शिक्षा के मिशन को और इस आवाज को तेजी से उठाया जाए और नए नए युवाओं को आगे लाया जाए, जिससे हम अपने पुरखों को फिर से स्थापित कर सकें और जो वो चाहते थे उनके सपनों का भारत बना सकें। और जो सम्राट अशोक के समय ताला नहीं लगता था, इस तरह की प्रशासन राजनीतिक सत्ता में भी जाकर हम अपनी भूमिका निभा सकें, जिससे हमारे पुरखों को फिर से याद किया जाए और उसके प्रति हमें जागरूक करके अपने पुरखों के प्रति पार्क, रोड और ज्यादा से ज्यादा मांग की जाए, जिससे उनके इतिहास को हम फिर से उजागर कर सकें। मुझे लगता है तभी हम ऐसे सपूत बच्चे कहलाएंगे, नहीं तो कपूत ही रह जाएंगे। अब डिसाइडेड आपको करना है। माफी चाहता हूं मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो, समय कम है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। धन्यवाद। जय फुले, जय भारत, जय संविधान। जी सर। आपने रुद्रपुर में किसी चौक पे किसी अपने महापुरुष की स्थापना को नामकरण की बात छेड़ी थी, तो सभी लोग और हमारे भाजपा के प्रतिनिधि भी हैं, तो मेरा अनुरोध दोबारा उसको कर दें। अगर इस विषय में कुछ अगर मेरे बड़े भाई बहुत समय से लीडरशिप कर रहे हैं, राजनीतिक तौर से हम किसी दल में काम करें, सबसे पहले जाति जाति नहीं, इसको वीडियो को मत करना अभी।